नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर कि एलजेपीआर से भी गठबंधन पर बात बन सकती है। तो ये बड़ी खबर, झारखंड के सिरहाने पर विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कभी भी झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में और कवायद में जुट गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच गठबंधन होने की बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चिराग पासवान की एलजेपीआर से भी बीजेपी गठबंधन कर सकती है। तो ये बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तमाम राजनीतिक दलों के बीच तेज हो गई है। इस बीच खबर है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर कि चिराग पासवान की एलजेपीआर से भी गठबंधन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि अगर केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार में पहले ही एनडीए का हिस्सा है जेडीयू और एलजेपीआर। ऐसे में हालांकि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भी गठबंधन पर बात हो सकती है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिर जेडीयू के पास अभी एक विधानसभा सीट है। वहीं एलजेपीआर के पास एक भी सीट झारखंड में नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के पास 24 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 24 सीटें हैं। वहीं जेडीयू की बात करें तो एक सीट। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव की नजदीकी को देखते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा करीब है झारखंड में विधानसभा चुनाव, साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, इसको देखते हुए अब तमाम राजनीतिक दलों के बीच गहमा गहमी काफी ज्यादा तेज हो गई है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था चंपई सोरेन ने, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। वहीं झारखंड में चुनाव की हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच गठबंधन पर बातचीत हो सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर कि चिराग पासवान की एलजेपीआर से भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात कर रही है। तो 81 सीट वाली झारखंड विधानसभा में अब चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि एक बार फिर से झारखंड में चुनाव जीता जा सके। मौजूदा स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधानसभा सीटें हैं और जेडीयू के पास एक सीट है। अब ऐसे में अगर गठबंधन होता है तो उसके बाद किस तरह से समीकरण बदलते हैं, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से झारखंड के सिरहाने पर विधानसभा चुनाव, साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में अब गहमा गहमी तमाम राजनीतिक दलों के बीच काफी ज्यादा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की बात करें तो गठबंधन पर क्या कुछ बात? देखिए, निश्चित तौर से बीजेपी जिस प्रकार से लगातार झारखंड में सियासत पेश करके रखे, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार की तैयारी है, जो अपने उनके सहयोगी है उनके साथ निकलने की कवायदी पेश है। आप समझ सकते हैं कि आज उसमें उनकी सबसे करीबी सहयोगी के रूप में मानी जाती है। यानी आज उसकी जो वोटों के आधार पर जो उनकी वोट चलते हैं, तो आज उसके साथ जो 14 सीटों पर अभी जो है सहमति बनने की संभावना है। तो दूसरी तरफ जो है जेडीयू जो है अब हाल से नहीं बनी है कि इनकी के बाद जो है वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जब कंधे से मिला करके एनडीए जो है झारखंड राज्य में सरकार बनाने की कवायदे हैं वो जारी है। अब देखना पड़ेगा कि इन तमाम सीटों पर जो अभी कल ही कार्यकारिणी की बैठक हुई और जो चुनाव को लेकर प्रबंधन समिति को लेकर बैठक हुई, आज संभावित प्रत्याशी पर चर्चा भी की गई। अब देखना पड़ेगा इस बैठक के दौर के बाद अब जो उनकी सहयोगी दल है उनके साथ भी बैठक हुई और सीटों पर भी चर्चा होगी। अब देखना पड़ेगा कि अब क्योंकि समय कम है,
ज्यादा बिल्कुल समय ज्यादा नहीं है अजय, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जो चिराग पासवान की पार्टी है LJPR, उसकी भी अब की बार झारखंड में एंट्री हो सकती है। और बात यही कि बीजेपी और LJPR कोशिश यही करेंगे कि साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। LJPR की एंट्री के बाद किस तरह से समीकरण बदल सकते हैं? निश्चित रूप से जिस प्रकार से चिराग पिछले दिनों अपने चिराग झारखंड में एंट्री किया और उन्होंने आकर के साफ तौर से कहा कि हम सहयोगी दल के साथ हम इंडिया के साथ हैं और संजय के साथ हम चलेंगे भी और झारखंड में भी हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो चिराग इंडिया ने स्पष्ट किया कि वो कितने सीटों पर लड़ेंगे और कौन कौन सी सीटों पर लड़ेंगे। तो ये बात अभी तक वो ये अभी जो भैया सामने बाहर नहीं आई है। लेकिन जिस प्रकार से चिराग ने अपनी दावेदारी पेश की तो निश्चित रूप से लगता है कि उनकी सीटों पर भी 5 सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। अब देखना पड़ेगा कि इन तमाम जो उनके सहयोगी दल है एनडीए घटक के, अब वो उनको कितनी सीटें मिलती है उस पर कितना उनको मना पाते हैं बीजेपी में, देखने वाली बात होगी। ताकि देखिए केंद्र में इन तमाम पार्टियों की बात जब करेंगे तो सारी पार्टियां जो है केंद्र सरकार चलाई। अब झारखंड में अच्छा अजय, जिस तरह से केंद्र में पहले ही जेडीयू और LJPR दोनों ही एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के सहयोगी है, झारखंड के लिहाज से अगर बात करें जेडीयू LJPR की एंट्री से यहां पर बीजेपी को कितना फायदा? देखिए अब साफ तौर से बात है कि अगर हम जदयू की बात करें तो पलामू और थोड़ा उत्तरी क्षेत्रनागपुर में थोड़े से हिस्से जो कुछ विधानसभा है तो जदयू की ट्रेन से वो उनकी मजबूत पकड़ जलाधार है। अगर हम लोजपा की अगर हम बात कर सकते हैं तो लोजपा जो है देवघर जैसे जिला सीमावर्ती क्षेत्र में थोड़ा सा उनकी प्रभावशाली लोजपा का माना जाता है। तब देखना पड़ेगा कि जिन पार्टियों की जनाधार मजबूत है उसी का आधार पर वो पार्टी को करना है। अब देखना पड़ेगा कि इन तमाम जो घटक इनके दल है, अब बीजेपी इनके जनाधारों के अनुसार इनकी मजबूती के अनुसार तय करेंगे। क्योंकि हालांकि इन तमाम जो है मजबूत अभी व्यक्त करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव के पहले इन तमाम घटकों दलीय दल सारी जो दल है इसको कैसे मना पाती है, देखने वाली बात है। और साथ ही अजय सवाल ये भी कि जिस तरह से मौजूदा स्थिति की बात करें 81 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ तो 2019 विधानसभा चुनाव में 25 सीटें हाथ लगी थी, जेडीयू को 1 सीट। ऐसे में अगर गठबंधन होता भी है बीजेपी जेडीयू और LJPR के बीच तो किस तरह से आगे रणनीति रहेगी? और भले ही चंपई सोरेन की एंट्री हो गई हो बीजेपी में, लेकिन आगे बीजेपी क्या रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी और इंडी गठबंधन को किस तरह से टक्कर देगी? देखिए जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो उनके घटक दल में दांव पेच है उसी प्रकार से दूसरी तरफ एनडीए में भी है। अब एनडीए के भी जो भी उनके घटक दल हाल में जदयू की बात कर सकते हैं, लोजपा की बात कर सकते हैं और जो उनकी आदिवासी पार्टी है वो है, तो तमाम लोगों को अपनी मजबूत जनाधार के अनुसार ही निर्णय होगा। हालांकि उनकी मांग पिछले बार भी 2019 के चुनाव में नहीं उन्होंने मांग की थी। हालांकि जब बात बनते बिगड़ गई और सब लोग अपने अपने तरीके से अपने विधानसभा चुनाव में लड़े। लेकिन फिलहाल इस बार जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि सारे दलों को मिला करके चुनाव लड़ने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल दिखती है। अब देखना होगा कि इस तमाम जो सीट निर्णय है बीजेपी की, अब उन तमाम घटक दलों के साथ बैठक करने के बाद कितनी सीटें पर कौन लड़ेगा ये अभी निर्णय। बिल्कुल, यानी साल के अंत से पहले झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी जेडीयू और LJPR के बीच भी गठबंधन को लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि गठबंधन होता है या नहीं होता है तो सीट शेयरिंग क्या कुछ रहती है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। अजय बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। संपत्ति का विवरण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। शासन ने 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। यूपी में 2,50,000 कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रुका हुआ था। 1 महीने में सभी को संपत्ति का विवरण देना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण सभी कर्मचारियों को देना होगा। अब तक हालांकि 74% कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण दे दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से बड़ी खबर, जहां
संपत्ति का विवरण जमा करने की जो अंतिम तिथि है उसे बढ़ा दिया है। प्रशासन की तरफ से 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। यूपी में 2,50,000 कर्मचारियों का अगस्त महीने का जो वेतन है वो रुका हुआ था। 1 महीने में सभी को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का सभी कर्मचारियों को विवरण देना होगा, जिसके बाद अब तक 74% कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण दे दिया है। वहीं अब बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की कर लेते हैं। चुनाव में यूपी पुलिस के पीएसी बल की तैनाती होगी। प्रदेश के 19 आईपीएस अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भेजा जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक बनाकर भेजे जाएंगे। यूपी से पीएसी की 20 कंपनियां भेजी जाएंगी। केंद्र रिजर्व पुलिस बल ने इसकी मांग की है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान है, उसके बाद 25 सितंबर और उसके बाद 1 अक्टूबर। ऐसे में 3 चरणों में जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसको देखते हुए अभी से ही चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जाएगा। यूपी पुलिस के पीएसी बल की तैनाती जम्मू कश्मीर में की जाएगी ताकि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जा सके। उत्तर प्रदेश के 19 आईपीएस अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर भेजा जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक बनाकर जम्मू कश्मीर भेजेगा। यूपी से पीएसी की 20 कंपनियां जम्मू कश्मीर चुनाव संपन्न कराने के लिए भेजी जाएंगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इसकी मांग की है। वहीं राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की 4 दिन की हिरासत में उन्हें भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ये एक झूठा मामला है जिसके लिए उनके पास कोई सबूत या रिकवरी नहीं है। सीबीआई, ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो सभी अलग अलग बातें कहते हैं। तो वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को बीते दिन ईडी ने गिरफ्तार किया और राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अमानतुल्लाह खान की 4 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली के दौरे पर हैं। नवनिर्मित न्यू झारखंड भवन का वो उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे न्यू झारखंड भवन का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो दिल्ली का दौरा, इस दौरान वो राजधानी दिल्ली में नवनिर्मित न्यू झारखंड भवन का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3 बजे न्यू झारखंड भवन का उद्घाटन करने पहुंचेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज दिल्ली का दौरा, इस दौरान वो नवनिर्मित न्यू झारखंड भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही दोपहर 3 बजे ये उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली आ रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जातीय जनगणना की बात मोहन भागवत ने कही है। हम उनका समर्थन करते हैं। एनडीए गठबंधन में जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना पर राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। जातीय जनगणना का मकसद है कि जो जातियों की गिनती हो, जो कमजोर जातियां हैं, जो आज तक उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी नहीं मिल पाई है, उनकी गिनती हो, उनको बेहतर जीवन जीने के लिए उनको सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं उनको मिले, उनकी गिनती होना जरूरी है। तो जो जातिवार जनगणना की बात मोहन भागवत जी ने कहा है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए गठबंधन माननीय मोदी
जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी और जो विपक्ष के लोग परेशान हैं वो धैर्य रखें और जातिवार जनगणना होके रहेगी। देखिए वो लोग चुनावी इशू बना के रहे थे कि चुनाव में वोट लेने का काम कर रहे थे, लेकिन मंशा यहाँ है कि जातिवार जनगणना से नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, सपेरा, धुनिया, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, जो ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं, ऐसी जातियों की गिनती होगी तब उस पर ध्यान लोगों का विकास के लिए, उनके विकास के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए उन पे लोगों का ध्यान जाएगा। जातिवार जनगणना का मकसद हम लोगों का ये है। इस उद्देश्य से हम लोग की जो जिनकी गिनती नहीं है, राजनीति में 8-10 जातियों के अलावा उनकी गिनती नहीं है, तो उनकी गिनती कैसे हो, उनको हिस्सेदारी कैसे मिले, इस बात को लेकर के हम लोग बराबर लड़ते रहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनावी जुमला नहीं है जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, ये उन लोगों को हक दिलाने की बात है जो आज तक हक कांग्रेस, सपा, बसपा ने उन तक नहीं पहुंच पाई। बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन से पहले देश भर में इस अभियान का आगाज हुआ। वहीं आज यानी 3 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। आज विश्वेश्वरैया सभागार में सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा नए बीजेपी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक बूथ पर 200-200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। देश भर में 2 सितंबर से इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी का एक बार फिर से नया सदस्य बनाया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज यानी 3 सितंबर से यूपी में भी बीजेपी का सदस्यता अभियान का आगाज होने वाला है। कार्यक्रम रखा गया है जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा नए बीजेपी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत हर बूथ पर 200-200 नए सदस्य बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी सूची जारी हो गई है। बीजेपी ने 6 और प्रत्याशियों का ऐलान किया है। लाल चौक से इंजीनियर एजाज हुसैन को टिकट दिया गया है। साथ ही ईदगाह सीट के आरिफ रजा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। खान साहिब से अली मोहम्मद मीर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं चरार ए शरीफ से जाहिद हुसैन को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। ये चौथी लिस्ट है जो बीजेपी ने जारी की है। इस लिस्ट के तहत 6 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, पीएम मोदी किसानों की आजीविका को बढ़ा रहे हैं। किसानों की आजीविका बढ़ाने को लेकर निवेश को मंजूरी मिली है। उनकी आय को बढ़ावा देने के लिए भी मंजूरी मिली है। निवेश के साथ 7 प्रमुख पहलों को मंजूरी दी गई है। इस दौरान 13,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश और 7 प्रमुख पहलों को मंजूरी मिली है। ये योजनाएं डिजिटल कृषि को बढ़ावा देंगी। इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद किया है। तो एक्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। किसानों के लिए जिस तरह से नई योजनाओं को मंजूरी मिली है, किसानों की आजीविका को बढ़ाने को लेकर निवेश को मंजूरी मिली है, इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे। मैनपुरी के बरनाहल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित करेंगे। सीएम सहित बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता इस दौरान कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आपको बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां उपचुनाव होना है। हालांकि उपचुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी ने कमर कस ली है चुनाव को देखते हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मैनपुरी का दौरा है। मैनपुरी के बरनाहल इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी को टैबलेट और स्मार्टफोन जो है वो मुख्यमंत्री युवाओं को बांटेंगे। सीएम सहित बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। इसके अपराध की सजा उनके परिवार और नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये सब हमारी पार्टी की सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया है। मायावती ने इस दौरान पोस्ट कर कानून के तहत कार्रवाई हो, इसको लेकर काफी ज्यादा जोर दिया है। यूपी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आज बस्ती का दौरा है। पार्टी पदाधिकारियों से बैठक के दौरान वो संवाद करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में ये संबोधन कार्यक्रम होगा। पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे के घर भी जाएंगे अजय राय। बस्ती सीमा पर पदाधिकारी द्वारा किए गया उनका स्वागत किया जाएगा। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र श्रीवास्तव के आवास भी वो जाएंगे। अजय राय देवेंद्र श्रीवास्तव के आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे। यूपी में जिस तरह से 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, तीनों ही राजनीतिक दल काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस भी अपनी जमीन तैयार करने में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज बस्ती के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा भी करेंगे। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अनुशासन और तकनीकी क्षमता का लोहा न केवल दुश्मनों को मनवाया है, अपितु देश के अंदर भी सम और विषम दोनों स्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका के साथ कार्य करते हुए अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन और सहयोग सदैव दिया है। यह भव्य समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एकीकृत कमांड, जिसमें थल, नभ और जल तीनों प्रकार की सेनाओं के एकीकृत समन्वय से कैसे हम आसानी से दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक झांकी भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने इस समारोह में नई पीढ़ी के उन्नत सैन्य उपकरणों का हम लोगों ने प्रदर्शन देखा है। हमारी सुदृढ़ होती हुई रक्षा शक्ति को भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने प्रदर्शित होते हुए देखा है। पैरा कमांडो का शौर्य, पूर्ण कार्रवाई, सेना के प्रशिक्षित
श्वान दस्ते का अद्वितीय प्रदर्शन और घुड़सवार दल का भी उत्कृष्ट ट्रेनिंग हम लोगों ने जहां यहां देखा है, वहीं आधुनिकतम कॉम्बैट ड्रोन और स्वार्म ड्रोन की ताकत यह आज हमारी सेना को दुनिया की एक पेशेवर दक्षता का प्रतीक बनाती है। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं द्वारा ज्वाइंटमैनशिप और इंटीग्रेशन के माध्यम से जो बेहतरीन तालमेल का समन्वय प्रस्तुत किया गया है, वह हमारी सैन्य बलों की बढ़ती हुई सैन्य ताकत के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के प्रति 140 करोड़ भारतवासी को आश्वस्त भी करती है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकजुट होकर कार्य करने का यह परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। तो आप लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां उन्होंने सशस्त्र सैन्य समारोह का आज उद्घाटन किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।